नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीएम अशोक गहलोत के 2 दिन के मेवाड़ और वागड़ दौरे की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उदयपुर में कृषि मंडी में प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करते हुए इसकी सौगात दी। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सलूम्बर पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और सलूम्बर को उन्होंने नया जिला बनाने पर लोगों ने उनका आभार भी जताया। अपने संबोधन में सीएम गहलोत बीजेपी पर जमकर बरसे और अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि हमने गायों के लिए 3,000 करोड़ अनुदान दिया, जबकि राजस्थान में बीजेपी के राज में गायों को सिर्फ 500 करोड़ अनुदान ही मिला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लंपी से मरने वाली गायों के लिए 40,000 प्रति पशु के हिसाब से पशुपालकों को दिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी कहा कि हमने 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया, जनता के हित में आरटीएच कानून बनाया, जो कि हमारी सरकार का क्रांतिकारी फैसला था। इसके बाद सीएम गहलोत डूंगरपुर पहुंचे और एक जनसभा को यहां पर उन्होंने संबोधित किया। दरअसल चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वागड़ और मेवाड़ पर खासा फोकस है। माना जाता है कि मेवाड़ और वागड़ पर मजबूत पकड़ वाली पार्टी प्रदेश की सत्ता पर भी काबिज होती है। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत मेवाड़ और वागड़ पर अपने स्पेशल फोकस में कोई ढील नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इन दौरों से उदयपुर संभाग के वागड़ और मेवाड़ अंचल में कांग्रेस मजबूत होगी। वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी मेवाड़ से आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीएम अशोक गहलोत के दौरे यहां कितने असरदायक होंगे। इन सब के अलावा सवाल ये भी उठता है कि सीएम गहलोत के मेवाड़ वागड़ दौरे के आखिर मायने क्या हैं। सीएम गहलोत का मिशन मेवाड़ वागड़ कितना सफल रहेगा। कांग्रेस का वागड़ मेवाड़ पर स्पेशल फोकस आखिर क्यों है, और राजस्थान में सियासी रिवाज बदलने में मेवाड़ वागड़ और कितने सहयोगी बनेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि बीजेपी आखिर किस प्लानिंग से कांग्रेस को रोकेगी। तो आज हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। का अधिनियम बना दिया, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, कानून बना दिया है। पूरे प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार की है। कानून बनाने के बाद ये बहुत क्रांतिकारी काम हुआ है। 25 लाख का बीमा हुआ इलाज का, पर कानून बनना उससे बड़ी बात है। जैसे पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने कानून बनाए 4, नरेगा का बनाया, 2 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा देशवासियों को, 3 रुपये किलो चावल मिलेगा कानून के अंतर्गत। मंडी में कोई भाव हो मंडी में, पर उनको मिलेगा 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये कानून है। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार राजस्थान सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से प्रयोग किया। स्वास्थ्य का अधिकार मिले सबको, उसी रूप में हम लोग पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हर जिले के अंदर बनाते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि मेडिकल में हम लोग टॉप पे पहुंचेंगे। आईपीडी टावर बन रहा है 24 मंजिल का जयपुर के अंदर। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में आज आ गया है। उसी रूप में हमारी सोच है। 2030 आते आते हम लोग भी राजस्थान देश के अग्रणी राज्य कहलाते हैं। कृषि का उत्पादन बढ़े, यहाँ पर आर्थिक विकास में हम लोग आज नंबर 2 पे आ गए हैं देश के अंदर। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश,
नंबर 2 पे राजस्थान आ गया है। तो आप सोच सकते हो हमारी योजनाएं, हमारा वित्तीय प्रबंधन, हमारा विकास सब क्षेत्रों में, आर्थिक विकास दर तब बढ़ती है सब क्षेत्रों में आप आगे बढ़ो। जीडीपी के अंदर, जीडीपी में आज हम लोग आंध्र प्रदेश 11.4% पे और हम लोग 11.04%। तो आप सोच सकते हो कि इस प्रकार से हम लोगों ने छलांग लगाई है। सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही राजस्थान के अंदर, और मिनिमम हमने 1000 रुपये कर दिया अभी। विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के, महिलाओं और पुरुषों के लिए 1 करोड़ लोगों को पेंशन। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी को राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार को, गरीब परिवार है, मजदूर होता है, बुढ़ापे में तकलीफ आती है उसको भी, ठेले वाला होता है उसको तकलीफ आती है, किसान है, बेटे पौधे होते रहते हैं, बेटे पौधे होते रहते हैं तो जमीन का हिस्सा बंटवारा होता रहता है, आमदनी होती नहीं छोटे से टुकड़े के अंदर। आदिवासी लोग रहते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, उदयपुर में लैंड होल्डिंग बहुत कम है उनके पास में भी। 70 साल में बनी 250 और मैंने 4 साल में बना दिए 303 कॉलेज खोल दिए, नई कॉलेज खोल दिए। इस प्रकार बड़े रूप में हम लोग जो है इन कामों का हाथ में लिया है। कैसे राजस्थान का चौमुखी विकास हो, बल्कि लड़कियों के लिए आप लोग जान खुशी होगी, आपको मालूम होना चाहिए वैसे तो कि लड़कियां भी कृषि का अंदर एक्सपर्टाइज करें, प्रोत्साहन मिले। इसलिए हमने इसकी बनाई है कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ेगी लड़की हैं और कृषि विषय लेगी, उनको 15,000 मिलेंगे प्रतिवर्ष। बीए करेगी और एमए करेगी, उनको मिलेंगे 25,000। और जो कृषि में पीएचडी करेगी, डॉक्टर बनेगी, उनको मिलेंगे 40,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हर चीज को सोच समझ के किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। तो हमारा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण और शुरुआत में आपको जो हमने बताया कि आखिर बीजेपी किस प्लानिंग से कांग्रेस को रोकेगी, यह हम सवाल है। और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के भी प्लान में और क्या कुछ शामिल है। 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। नितिन सारस्वत जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और राखी राठौड़ जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं नितिन जी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि और क्या कुछ प्लान है। सीएम गहलोत ने पूरी चीज़ें बताई, लेकिन हमारा एक जो सवाल है वागड़ मेवाड़ का, तो क्या ये कोइंसिडेंस है किसी प्रकार से सत्ता में आने का योग जिसे कहा जाता है, अलग अलग राज्यों में किसी किसी जिले का योग होता है, तो क्या राजस्थान में भी एक योग की तरह समझा जाए इसको? देखिए, जो हमारा ये वागड़ जो अंचल है, ये हमारी क्या नाम से हरदेव जोशी जी की, गोविंद गुरु जी की, संत मावली जी की, माणिक्यलाल वर्मा जी की, ये इतने संत महापुरुषों की, क्रांतिकारियों की भूमि है। इसका हमेशा ही एक सदैव महत्व रहा है। ये हमारे आदिवासी भाई बहनों की भी एक स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। जब भी गहलोत साहब ने जो आज अपना हाँ बोलिए। तो यही हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या वागड़ और
मेवाड़ का कोई विशेष योग संयोग जैसी चीज़ है? और क्या वाकई में राजस्थान में रिवाज बदलने में ये दो फैक्टर शामिल होंगे? और वहीं साथ ही साथ चर्चा ये भी होगी कि बीजेपी आखिर किस तरह से कांग्रेस को रोकेगी। क्या कुछ बीजेपी के पास शामिल होगा, बीजेपी के प्लान में क्या कुछ शामिल होगा? समझते हैं राखी जी, अब आप बता पाएंगे इस बात को बहुत अच्छे से, कैसे आप लोग वो जो 5 साल वाली परिपाटी है, देश बहुत अच्छे से समझता है। राजस्थान को लेकर तो मुझे लगता है जरूर समझता है, थोड़ा बहुत हिमाचल को लेकर भी लोगों का चलता है और लगभग हिमाचल में भी इस प्रकार के नतीजे आए। तो आपकी मुस्कान बता रही है कि कुछ है बीजेपी के पास एक्स्ट्रा जो राजस्थान वासी भी समझ रहे होंगे। खैर, जवाब तो आप ही दे सकती हैं। देखिए क्या है, मुख्यमंत्री जी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पहली बार तो मुख्यमंत्री जी है नहीं। हाँ। पहले भी 2 बार सूबे के मुखिया रहे हैं और उन्होंने इस तरह की योजनाएं पहले भी लाई, इस तरह के दौरे पहले भी किए। लेकिन आपने देखा कि इनके कार्यकाल के बाद जब भी कांग्रेस पार्टी चुनावों में गई, पहली बार 2003 में 56 पे और उसके बाद 2013 में 21 सीटों पर आकर के कांग्रेस पार्टी सिमटी। ये साफ तौर पे, और देखिए खास बात ये है कि जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो इन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाता। यानी इन सब बातों का निचोड़ ये है कि ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार जनता के द्वारा चुने हुए कभी नहीं होते, और जब इनको थोप दिया जाता है उसके बाद जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना खराब होता है कि इनकी गवर्नेंस के बाद में जनता इनकी गवर्नेंस को पूरी तरह से नकार देती है। और इन्हीं के मंत्री ये कहते हैं कि अब की बार 2023 के इलेक्शन में इनकी पूरी पार्टी एक फॉर्च्यूनर में जितने विधायक बैठ सकते हैं उतने ही विधायक जीत करके जाएंगे। क्योंकि पहले भी इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स आई। आपने देखा 2013 के अंदर बर्तन भी बांटने की बात करी, बहुत इन्होंने फ्री दवाओं की भी बात करी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसकी सोच किसी ने नहीं की। और आज भी स्थिति वही है। आज मुख्यमंत्री जी का जो भाषण आपने सुनाया उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ग्राउंड पे क्या है। बिंदुवार में जाना चाहूंगी। आरटीएच की बात की, उन्होंने कहा कानून बना दिया। आपको मालूम है ना, आरटीएच के अंदर सिर्फ वही हॉस्पिटल्स इंक्लूड किए हैं जिन्होंने सरकार से कोई रियायत ली है और जिन्होंने इस तरह से जब जब उनकी सरकार के बीच में और उन हॉस्पिटल के बीच में जब समझौता हुआ या एमओयू साइन हुआ उसमें ये लिखा कि अगर सरकार की कोई स्कीम आएगी तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि 2% भी नहीं है ऐसे हॉस्पिटल पूरे राज्य के अंदर जो आरटीएच के अंदर कवर हो जाएंगे। यानी ऐसा कौन सा झुंझुना दे रहे हैं आरटीएच के लिए, आप उम्मीद जगा रहे हैं। आज वो जो राजस्थान का निवासी इनका भाषण सुन रहा होगा और जाएगा किसी हॉस्पिटल में तो उसे क्या मालूम चलेगा कि आरटीएच जैसा तो कुछ है ही नहीं। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का अभी तक एक जने का भी क्लेम नहीं हुआ है। जो ये बोल रहे हैं 1 अप्रैल से ये योजना लागू हुई थी और हम जून का अंतिम समय चल रहा है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का समय हो गया, अभी तक भी 25 लाख का एक भी जने को बेनिफिट नहीं मिला है। और बेनिफिट मिला है तो नितिन जी बता दें, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मालूम चलेगा किसको बेनिफिट मिला है। अभी अभी न्यूज थी कि इस बेनिफिट के लिए एक बोर्ड, मेडिकल बोर्ड क्रिएट किया गया है, वहां पर जाएगी जांचों के लिए, वहां पे चेक होगा और उसके बाद 25 लाख तक का बीमा जो है वो मिलेगा, लेकिन मिला किसी को नहीं। मैंने एक भाषण के दौरान सुना था कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि जब एक व्यक्ति उनके पास आया और उनका कहना था कि मेरे पिताजी का सफल ऑपरेशन हुआ, स्टंट का पैसे नहीं लगे, तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं। डिजाइन बॉक्स, देखिए डिजाइन बॉक्स एक ऐसी एजेंसी है जो सब कुछ मैनेज कर रही है। ग्राउंड लेवल पे हम रहते हैं, ग्राउंड लेवल पे आके देखिए, किसी एजेंसी से बुलाकर कुछ कहलवाना मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगी, आप भी जाइए, आप जाके देखिए कि हॉस्पिटल्स के अंदर चिरंजीवी योजना की क्या स्थिति है। ज्यादातर हॉस्पिटल्स चिरंजीवी योजना के प्लान को हटा चुके हैं। चिरंजीवी योजना के अंदर जो बीमारियां ठीक होती थी उसमें से आधी बीमारियां जो है वो हटा दी गई हैं। उनका जो पैकेज है अभी भी 5 लाख तक का ये करते हैं क्लेम। पिछले 5 सालों के अंदर लगभग 300 लोगों ने 5 लाख का, पिछले 15 महीनों में, 15 महीने हुए चिरंजीवी योजना को लागू हुए। शुरू के 2.5 साल तो हमारी सरकार ने कोई बीमा दिया ही नहीं। 5 साल के कार्यकाल में शुरू के 2.5 साल में तो कोई बीमा हमारी जनता के पास था ही नहीं। पिछले 15 महीने के अंदर जो चिरंजीवी योजना लागू हुई उसमें सिर्फ 300 जनों ने 5 लाख तक का बीमा ले पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, बहुत सारी बीमारियां इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये सिर्फ झुंझुना है। और ये जो फड़फड़ाहट है ये सिर्फ दिए के बुझने से पहले जो तेज जलता है दिया, वो वाली फड़फड़ाहट है। क्योंकि जो भी योजना, और मैं तो नितिन जी से कहूंगी आप
वर्ड टू वर्ड आइए, आप योजना बताइए कि कौन सी योजना आपने ग्राउंड पर बहुत अच्छी से इंप्लीमेंट कर दी। अभी मुख्यमंत्री जी आपके स्टेटमेंट में कह रहे थे मैंने कॉलेजेस खोल दिए, लेकिन उनके पास अपने भवन नहीं है, उनके पास अपना स्टाफ नहीं है, हर दूसरी सैंक्शन पोस्ट जो है वो खाली पड़ी है। अगर ऐसी स्थिति में स्कूल कॉलेजेस खोल लेते तो कुछ फायदा होगा नहीं। महात्मा गांधी स्कूल के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जयपुर जिले के अंदर महात्मा गांधी स्कूल की 32,000 सीटें खाली पड़ी हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। एक इंग्लिश मीडियम का शिक्षक इन्होंने भर्ती करा हो तो बता दीजिए। आप खुद सोचिए, कोई ऐसा सिस्टम जहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो लेकिन एक शिक्षक की भर्ती नहीं हो, वो कैसे सर्वाइव कर सकता है, वो कैसे डिलीवर कर सकता है? तो प्रॉब्लम डिलीवरी की है, डिलीवरी हुई नहीं है। और मैं तो नितिन जी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप बताइए पॉइंट टू पॉइंट की कौन सी योजना में कितना लाभ हुआ है। मेरे पास सब डेटा है, मैं बताती हूँ कौन कौन सी हुआ, कुछ भी नहीं है। और वही हालत होगी जिस तरह से अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर मुख्यमंत्री जी नहीं है, तो ये भाषण देने से कुछ नहीं होगा। आप लोग डीप स्टडी आपने की है, तो क्या जनता को भी आप लोग बता रहे हैं? जनता को निश्चित तौर पे बता रहे हैं। और आपका एक सवाल था कि किस मुद्दों के साथ में, किस तथ्यों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर जाएगी। तो सबसे पहली बात, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसके मुकाबले कांग्रेस का संगठन कहीं स्टैंड नहीं करता सर। 13 जिलों से ऊपर जिलों में तो इनके पास जिला अध्यक्ष नहीं है, जिनका संगठन ही क्रिएट नहीं हुआ, जिनका अध्यक्ष भी एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष है। क्योंकि उस समय जो 2020 के अंदर पॉलिटिकल ड्रामा हुआ और उसके बाद अचानक उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट के बूते पर कितना काम कर पाएंगे इसमें डाउट है, क्योंकि अभी तक संगठन का निर्माण नहीं हुआ। जो प्रभारी लगाया यहाँ पर, वो प्रभारी इनके डिस्प्यूट मिटाने आया था, लेकिन कुछ दिन पहले हेरिटेज नगर निगम के अंदर मैं बिल्कुल, आपने प्रभारी की बात कही, जो इनके 3 सह प्रभारी, उनका कहना था कि हम लोग अलग अलग दौरे पर गए और हवा पूरी गहलोत जी के पक्ष में दिखाई दे रही है तमाम जिलों में। देखिए इस तरह की बातें, अब देखिए मुझे लगता है कि मुझे भी बोलने का मौका देना चाहिए। हाँ बिल्कुल नितिन जी, मैं बिल्कुल कि वन वे कम्युनिकेशन के लिए मेरे को लगता है कि डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। इतने क्वेश्चन पूछने के बाद में अगर वन वे कम्युनिकेशन चले तो फिर डिबेट का कोई मतलब नहीं रहता। मुझे शांति रखिए, 1 घंटे की डिबेट है नितिन जी, पूरा मौका मिलेगा, रुको तो सही, आपको मिलेगा मौका, ऐसे हड़बड़ाहट ना करो। देखिए प्रभारी की जहां तक बात हो रही थी, प्रभारी में आप, चलिए ठीक है, नितिन जी को लगता है ज्यादा सुनना पड़ गया है। बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ, आप बोलिए। 5 विधायकों ने तो मना कर दिया, नहीं लड़ेंगे चुनाव। अभी अभी देखिए, 5 तो खुद ओपनली कह दिए कि हमारे बस की नहीं है, सरकार ने ऐसा काम किया है कि हम तो नहीं लड़ेंगे वापस चुनाव। नहीं तो कौन नहीं चाहता कि चुनाव लड़े? तो प्रभारी तो देखिए हेरिटेज नगर निगम के अंदर पार्षद का जो झगड़ा था उसको नहीं मिटा पाए। आप क्या सोचते हैं कि बड़े नेताओं का झगड़ा मिटाएंगे? इससे प्रभारी और सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है जो कि जनता के सामने रखी जाती है, लेकिन जनता समझती है कि इनके झगड़े के बीच में जो जनता का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसी हालत में नहीं होगी और 2023 के अंदर जनता अपना मैंडेट इनके खिलाफ देगी। ठीक है, चलिए नितिन जी, आप राखी जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल जो सबसे पहले मैंने पूछा था कि ये जो वागड़ और मेवाड़ पर इतना फोकस क्यों? क्या यहीं से वो जो राज रिवाज वाला जो हमारा पुराना सवाल था उसकी कुछ ना कुछ गांठें यहीं से जुड़ी हुई हैं क्या? देखिए मैं सबसे पहले राखी जी के जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि ग्राउंड पे जो है वो देखना पड़ेगा। तो ग्राउंड पे आपको पता है कि पिछली बार जो मुख्यमंत्री थी भाजपा शासित राज्य सरकार की, वो जिस तरीके से जाती थी, उन्हें किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला करता था। और आज आप सब लोगों के सामने है कि किस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी जब जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है। राजस्थान की जनता आगे देख रही है और जनमानस उनको रिपीट करवाना चाहता है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लगातार प्रभारी की बात कर रहे थे, तो हमारे प्रभारी की तो आप छोड़िए, आप सोचिए आपके प्रभारी कहते हैं कि क्या नाम से अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और कुछ ही दिनों बाद में उन प्रदेश अध्यक्ष को उनका परफॉर्मेंस के कारण उनको हटा दिया जाता है। जो प्रभारी के स्टेटमेंट जब देते हैं उसके 1 महीने के अंदर वो प्रदेश अध्यक्ष बदल के उन्हें उपनेता बना दिया जाता है। आप किस तरीके की बात करती हैं? अब ये लगातार बात कर रही हैं कि क्या किया क्या नहीं किया। मैं आपसे देखा कि ग्राउंड रिपोर्ट आप देख लीजिए, चाहे उपचुनाव के अंदर देख लीजिए, चाहे और अन्य जो चुनाव हुए उसके अंदर बीजेपी 3rd और 4th नंबर तक चली गई। आप समझिए, ये हमारे झगड़े की बात करते हैं, इनके नेता कभी एक प्लेटफॉर्म पे जहां ये बोलते थे कि हम जन सरोकार के उद्देश्य से खड़े होके आ रहे हैं, वहां पे भी ये एक नहीं हो पाए। जन आक्रोश रैली में इनके पहिए निकल गए, लेकिन सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। आज हर जगह एक बात कॉमन कही जाती है कि भाजपा के अंदर 12 और 13 चेहरे हैं, भाजपा के अंदर संगठन का नाम ही मौजूद नहीं है। ये कह रही है कि आपके गहलोत जी फेस के बाद में, अरे हमारे तो मुख्यमंत्री जी फेस है, वो अपने कामों को भी गिना रहे हैं। आपके 12 और 13 में से अगर मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप ये डिबेट खत्म होने से पहले अगर एक फेस बता जाए, तो राखी जी मैं आपको चैलेंज करता हूं इस डिबेट होने से पहले कि आपका मुख्यमंत्री जी का चेहरा कौन है। आपका चेहरा तो इसी से उजागर हो जाएगा। रही बात आपने वागड़ के लिए कही, मैं और भी जवाब देना चाहता हूं, लेकिन वागड़ के लिए
देखिए, हमारे आदिवासियों की जो धरती है, संत मावली जी की भूमि है, हमेशा मुख्यमंत्री जी का और कांग्रेस की सरकार का हमारे एससी एसटी जो भाई बहन है उनके लिए विशेष स्नेह रहा है। आपने बताया, आज मुख्यमंत्री जी ने बताया कि एससी एसटी के लिए जो बजट में प्रावधान है, हमारी सरकार ने, आपने देखा केंद्र सरकार में ऐसा है कि वो बजट ही लैप्स हो गया। हमने प्रावधान रखा कि जो बजट होगा वो पूरा खर्च होगा। आज बूंद बूंद खेती के लिए जो हमारे किसान है उनके लिए, उस क्षेत्र के लिए 30% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। हमारे आदिवासी भाई बहनों को हमने मनरेगा में 200 दिन का रोजगार दिया, और साथ ही अन्य लोगों को 125 100 दिन का रोजगार मिलता है हर जगह, वहां 125 दिन का रोजगार दिया। आप ये देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री आज थे, उन्होंने बोला कि हाँ मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, और हमने इतना, मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया, बोला हाँ आप नहीं कर सकते तो बोल दीजिए, हाँ लेकिन वो ना तो ना बोले ना हाँ बोले, बोले हम डेवलप करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। बेणेश्वर धाम के लिए 130 करोड़ रुपए तो केवल ब्रिज के लिए, जब बरसात के टाइम पे फ्लो ज्यादा होता है और वहां पे लोग दर्शन करने नहीं दे पाते, 130 करोड़ तो ओवर ब्रिज के लिए और 100 करोड़ कॉरिडोर और विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, आपने शायद उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट नहीं किया। हमने लगातार कहा कि 13 जिलों की 40% राजस्थान की जनसंख्या प्यासी बैठी है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से आश्वासन दिया था, जिसको ठीक 2-2 बार ठीक है कहा। नितिन लेकिन जी। आज वो मंत्री ने बोला, हाँ आज उन मंत्री ने स्टेटमेंट दिया 46,000 करोड़ नितिन जी, नितिन जी वापस 40,000 अब रुपए करोड़। अगर आप राजेंद्र अब जी वापस ला आज के देंगे, विषय पर सोचिए, लौटते हैं नितिन जी। एक मंत्री जो घोटाले का इसीलिए आरोपी है, मैंने जिसको बिल्कुल फ्री हटाया हैंड नहीं आपको जाता, दिया था। जो लाखों अब करोड़ रुपए का ठीक है घोटाला नितिन जी, बहुत घोटाले का आरोपी बहुत है, अच्छा और वो धारा ऐसे प्रवाह शब्दों का आपने काफी इस्तेमाल देर करते हैं, बोला। और उसके ऊपर ये आप एक सवाल नहीं पूछते। हाँ देखो, ये बहुत बात की बहुत तकलीफ है, और मैं योजनाओं का नाम बता रहा हूँ। आज हाँ 100 यूनिट बिजली में हमारे 90% लोग कवर है, हाँ जिनका जीरो बिल आएगा। इंदिरा हाँ गांधी शहरी रोजगार योजना, हमने शहरों में रोजगार देने के लिए, हाँ। बच्चों को रोजगार देने चलिए के ठीक लिए है, हमने बहुत बहुत रोजगार अच्छा, मेले पूरा का मुझे आयोजन लग रहा है किया। अब मैनिफेस्टो को जो मैनिफेस्टो हो जाएगा। 500 करोड़ रुपए अब के टाइम में सुनिए तो झूठा सुनिए वादा। तो सुनिए तो नितिन जी सुनिए तो, मेवाड़ वागड़ दौरे पर इतना फोकस क्यों है, और सीपी जोशी जो मेवाड़ क्षेत्र से ही आते हैं उन्हें कैसे रोकिएगा, इसके लिए क्या प्लान है देखिए, आपके पास? आप मुझे एक बात बताइए, सीपी जोशी को रोकने के लिए तो भाजपा के 11 चेहरे बहुत है, वो तो 12वां चेहरा है। और सीपी जोशी जी ने राजस्थान की जनता के लिए किया क्या? उन्होंने किसी एक आदमी का महिमा मंडन किया, और वो महिमा मंडन के कारण उन्हें पुरस्कार मिल गया। और हाँ। यहाँ से जो प्रभारी जी ने कहा कि वो अध्यक्ष पे बने रहेंगे, एक ओबीसी समाज के, किसान समाज के, जाट समाज के नेता, और उनको हटा के उपनेता बनाया गया। तो रोकने के लिए हम काफी नहीं है, ये तो 11 चेहरे पहले ही उनको रोकने के लिए काफी है। और मैंने आपको बताया कि मेवाड़ की भूमि, महाराणा प्रताप की भूमि, ये हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की भूमि, हमारे आदिवासी भाई बहनों की भूमि, हमारा हमेशा फोकस रहा है जनता की सेवा के लिए, और आदिवासी भाई बहनों के प्रति हमारा विशेष लगाव रहा है, जिसके लिए मैंने आपको काम बताए। हमने वहां चाहे जिला दिया हो, जिले से जो विकास है वो 2 गुना 4 गुना हो गया हो। मैंने आपने बताया कितनी वादा खिलाफी इन लोगों ने की है, और जहां वसुंधरा जी जाती थी, भ्रष्टाचार के आतंक में डूबी हुई सरकार के खिलाफ विरोध होता था। आप खुद देखिए जनमानस का क्या क्या किस तरीके का रिस्पॉन्स है, वो आपको खुद बता देगा कि काम कौन कर रहा है। और इस तरह जुमले और झांसे के लिए राजस्थान की जनता को कौन जुमले और झांसों में फंसा के सत्ता को लेना चाह रहा है, तो राजस्थान की जनता अब जुमले और झांसे में आने वाली नहीं है। और बीजेपी ये कह रही कि एडिटेड वीडियो बनाए जा रहे हैं और इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है कि योजना केवल कुछ वीडियो में ही सीमित है। देखिए, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को ये पहले भी बेवकूफ आंकते थे। ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता को, चाहे किसी भी प्रदेश में हो, जब और प्रदेशों में सेम घोषणाएं करते हैं तो ये उसे राहत देते हैं, पर जब हम यहाँ पे उनको उपलब्ध कराते हैं तो ये उन्हें राजस्थान की जनता का अपमान करके उनको रेवड़िया कहते हैं। तो ये राजस्थान की जनता को, कुछ लोगों को मिली है, कुछ को नहीं मिली है, इसमें ये कमी है। अरे आप लोगों ने तो पूरे 5 सालों में जब सरकार मिली तब कुछ हुआ ही नहीं। इस तरीके का रिस्पॉन्स जब था कि मुख्यमंत्री को खुद इतना विरोध का सामना, आपने खुद ने देखा है, लास्ट में इनकी ये हालत थी कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इन्हें एक बिल तक लाना पड़ा। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डूंगरपुर रतलाम जो रेलवे लाइन के लिए कहा था, हमारी सरकार ने आके घोषणा की थी जब केंद्र सरकार में हमारी थी, जैसे ही सरकार बदली वो चीजें खत्म हो गई। ईआरसीपी की प्रधानमंत्री ने कहा भूल गए, मानगढ़ धाम के लिए कहा भूल गए, 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा भूल गए। आज सिलेंडर के लिए हम 500 रुपए दे रहे हैं, जहां पे आपको पता है 4.5 करोड़ रुपए, 4.5 करोड़ लोगों ने उज्ज्वला के तहत सिलेंडर, ये खुद वहां पे राज्यसभा में जवाब है मंत्री का कि 4.5 करोड़ लोगों ने सिलेंडर नहीं भरवाया पहली बार, और 7 करोड़ ने दूसरी बार नहीं भरवाया। आज हम राजस्थान की जनता को राहत पहुंचा रहे हैं, तो इन्हें ये बुरा लग रहा है। किसानों को ये 6,000 रुपए का झुंझुना देते हैं, उसको ये इतना गाते हैं, हर जगह गाते फिरते हैं, और आज हम लोग 21,800 रुपए, जैसा उन्होंने बताया कि 21,800 रुपए साल का हम दे रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। 2,000 यूनिट बिजली प्रति माह किसान को फ्री मिल रही है, उससे ये दिक्कत है। इनको क्या दिक्कत है कि कैसे इस 8 करोड़ जनता को राहत मिल रही है, और कैसे हमारी इकोनॉमिक
ग्रोथ ठीक आज है, सेकंड नंबर ठीक। पे है। कैसे हमारा आज एक्सपोर्ट जी 72,000 करोड़ ठीक रुपए हो गया, ठीक है, मैं कैसे आता हूँ बाजरा आपके पास, ज्वार दलहन लौटता तिलहन में हम हूँ। नंबर 1 आ गए, कैसे राखी जी, सोलर मेरा एनर्जी में हम नंबर 1 सवाल आ गए। आपसे ये रहेगा, गुलाब चंद जी कटारिया आपकी पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता और अभी वर्तमान जी में वो राज्यपाल हैं असम के। जी मेरा सवाल है, बहुत जी बड़े नेता उस क्षेत्र के, अब क्या आपके पास कोई बैकअप के तौर पर कोई ऐसा नेता जो मेवाड़ क्षेत्र में आप लोग का प्रतिनिधित्व भी अच्छे से करे, और साथ ही साथ ये जो कांग्रेस का मिशन है, ये मेवाड़ और वागड़, इसे किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, सामना कैसे करेंगे यहाँ पर? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में मोटे तौर पे यही फर्क है कि हमारे यहाँ पे किसी व्यक्ति के पीछे कार्यकर्ता नहीं जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे नेताओं को डेवलप करने का अगर काम करती है तो वो भारतीय और जनता पार्टी वो करती तो है। इसलिए नितिन जी बार बार 11-12 बारह दावेदार तेरह बता रहे हैं आपके मैं यहाँ पे जवाब तो। मैं जवाब दूंगी। हाँ, तो हमने क्रिएट किया है ना 11-12 जो बड़े अच्छे नेता हैं, जो कि कैपेबल नेता है। हर एक की जो क्वालिटी है उसका यूज जो है वो हम लोग चुनाव में करेंगे और ऐसा पर वो एक क्रिएट मंच पे नहीं इस आते। लेवल तक। ठीक अरे है सर, शांत नितिन रहिए, जी, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत प्लीज, रहिए। हाँ तो बोलिए। हमने जो क्रिएट किया, यहाँ पे किसी व्यक्ति के पीछे नहीं जाते हैं कि एक व्यक्ति है उसके पीछे, और यही मेन डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्टी बेस काम होता है, संगठन पे आधारित जो है वो कार्यकर्ता होते हैं। सीपी जोशी जी हमारे बागड़ क्षेत्र के, मेवाड़ क्षेत्र के एक स्ट्रॉन्ग नेता हैं, जिनके नेतृत्व में हम पूरे राजस्थान में ही आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और मुख्य तौर पे देखिए, एक बौखलाहट है। आदिवासी क्षेत्र की बात कर रहे थे, लेकिन अगर किसी ने सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया एक आदिवासी महिला को, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसी बौखलाहट के लिए आज बार बार मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचते हैं ये कहने के लिए कि हमने ये योजनाएं दी, ये योजनाएं दी। अभी बहुत सारी बातें नितिन जी ने भी, क्योंकि मेरा हमेशा सवाल का मैं जवाब देने के बाद अपने साथी पैनलिस्ट पर आती हूँ, तो मैं अब नितिन जी की बात पर आना चाहूंगी। अच्छा लगता अगर ये चैलेंज करते मुझे योजनाओं के बारे में। इन्होंने चैलेंज किया कि आप बताइए सीएम का नाम। मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, यहाँ पर एक परिवारवाद की पिछलग्गू हम लोग नहीं है कि हम सिर्फ उनकी चमचागिरी करके काम चलाएंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। अभी रोजगार की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे 125 दिन का रोजगार देंगे। मैं आपको न्यूज दिखाना चाहती हूँ कि इसमें 100 दिन का रोजगार जो पहले हुआ करता था बिफोर बजट घोषणा, उसकी जगह पे सिर्फ 43 दिन का ही रोजगार 2021-22 के अंदर सरकार दे पाई है। जब सरकार, मैं आपसे बार बार ये कहती हूँ, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जब जी बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, ग्राउंड लेवल पे क्रियान्वयन बहुत जीरो है, और यही स्थिति सभी जगह पर है। आप बात करते हैं उपचुनाव की, मैं पूछना चाहती हूँ, जिला प्रमुख के जो चुनाव हुए, 33 जिला प्रमुख बने, उनमें से 21 नॉन कांग्रेसी जिला प्रमुख है। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार जिस पार्टी की हो उसके इतने कम जिला प्रमुख हो, यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं नकारा है। और मैं फिर वही बात कहूंगी, मुख्यमंत्री जी का एडमिनिस्ट्रेशन, उनका काम सब लोगों ने बार बार देखा है, और अल्टीमेटली उनके बाद जब चुनाव होते हैं तो क्या स्थिति चुनावों की होती है ये भी हम लोगों ने देखा है। जहां तक बात करते हैं कि हम लोग बिजली के बिलों की, आप बताइए खुद यहाँ पे चेक कर लीजिए। और मैं इस बात के लिए, मैं तो हमेशा चैलेंज जो करती हूँ वो तथ्यों पे करती हूँ, इस तरह से हवाई बातों पे नहीं करती हूँ। चैलेंज इस बात के लिए कर रही हूँ कि जो आपका इस महीने का जून माह में जो बिजली का बिल प्राप्त हुआ है, उसके अंदर जो सब्सिडी पहले आती थी उसको भी खत्म कर दिया। पहले 750 रुपए की सब्सिडी आती थी, जो कि अब 502 रुपए की कर दी है। इस बार सबका बिल ज्यादा आया, जबकि राजस्थान के अंदर अप्रैल और मई के माह का मौसम लगभग वही था, उतना ही एसी पंखे कूलर का उपयोग यहाँ पर हुआ है, लेकिन फिर भी बिल सबके ज्यादा आए हैं। बार बार कहना। और मुझे बताइए, जब बजट में कोई अनाउंसमेंट होता है तो उसका क्रियान्वयन 1 अप्रैल से लागू होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं। उल्टा हुआ क्या, ये अनाउंसमेंट करने के बाद जो जिले हैं, जो ग्रामीण एरिया है, वहां पे बिजली की कटौती स्टार्ट हो गई है। वहां पे जो किसान है उनको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वो तो भगवान हो, भला हो इंद्र देवता की जल्दी बारिश आ गई, जिसकी वजह से जो कंजम्पशन था वो कम हो गया। अदरवाइज जो प्रोडक्शन है उसके अंदर तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अभी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहती हूँ, पिछले कई सालों से अगर बेरोजगारी के अंदर नंबर 3 टॉप के अंदर कोई स्टेट आता है तो वो राजस्थान आता है। आपने जब इस तरह के इन्वेस्टमेंट सबमिट करी, बाहर से लोगों को बुलाया, बताइए कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ? नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट। किसानों की बात कर रहे थे, किसानों को 21,800 रुपए कौन से दे रहे हैं? आप डिटेल तो बताइए। देखिए, झूठ जब बोलेंगे तो ग्राउंड लेवल पर आकर के वो झूठ का पर्दाफाश होगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो नहीं रहा। आरटीएच के बारे में कोई बात नहीं करी, चिरंजीवी योजना के बारे में कोई बात नहीं करी। महिलाओं की जब सुरक्षा की बात होती है तो खाजूवाला में जो हुआ, जब डेल्टा प्रकरण हुआ, तब तो राहुल गांधी बड़े ना मगरमच्छ के आंसू बहाने यहाँ पर आए थे। जब खाजूवाला में हुआ तो एक स्टेटमेंट दिया नहीं गया। और सबसे खराब बात यह है कि पुलिसकर्मी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। आप सोचिए, महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो गली हो। तो लॉ एंड ऑर्डर, राखी जी, इस बार बड़ा मुद्दा बनेगा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, 2017 से पहले यहाँ पर सिर्फ 2 गैंग सक्रिय थी, लेकिन अब
यहाँ पे कुल 8 गैंग सक्रिय है। बाहर की जो गैंग्स है वो यहाँ को एक बहुत सेफ स्पेस समझती है राजस्थान को, और इसीलिए यहाँ पर बाहर से आए हुए बहुत सारे गैंग्स यहाँ पे सक्रिय है। लगातार एक्शन होता है। इन्होंने बार बार कहा नहीं हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन फिर भी पिछले 5 महीनों के अंदर अगर क्राइम का ग्राफ देखें तो 7% इंक्रीज हुआ है, डिस्पाइट इनका क्लेम कि ये कहते हैं कि नहीं हमने तो बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह से महिलाओं की स्थिति राजस्थान के अंदर है, एनसीआरबी की रिपोर्ट में हम लगातार फर्स्ट आ रहे हैं। उसके बाद जिस तरह के एलिगेशंस लगे हुए हैं आपस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अभी प्रताप सिंह खाचरियावास और शांति धारीवाल जी किस तरह से तू मैं कोटा और जयपुर में होती रही कि वो बेटर या वो बेटर, वो नहीं करने दे रहा काम। इस तरह के झगड़े के साथ में जनता देख रही है कि इनके बीच में ठीक है नितिन जी, अहम की लड़ाई इतनी बड़ी जनता है कि ये भी देख रही हो है। सकता बिल्कुल है। मैं लौटता हूँ राखी जी आपके पास। नितिन जी, लॉ एंड ऑर्डर पर किस प्रकार से आप लोगों का फोकस रहेगा, क्योंकि बीजेपी मुद्दा इसलिए बना रही है ना क्योंकि एनसीआरबी का जो 2021-2022 का जो 2 साल का डेटा है, आपने भी स्टडी किया होगा, और वो डेटा आप और हम उस पर बहस अगर करेंगे तो फिर उसके बहुत सारे फैक्ट्स पर बहस करनी पड़ेगी। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि उस डेटा के अकॉर्डिंग आप लोग तो याद नहीं रखना चाहेंगे, खासतौर से 21 और 22 को एक बार फिर से मैं दोहरा दूं जी। देखिए मैं बिल्कुल आपका एक एक बात का बताना चाहता हूँ। एनसीआरबी की डेटा की बात कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि एनसीआरबी की डेटा में जितने भी केस पेंडिंग है उसमें राजस्थान टॉप 10 में भी नहीं है। एनसीआरबी की डेटा पेंडिंग केसों के अंदर हमने अनिवार्य अच्छा ये बताइए, रेप केसेस में 2021 में सबसे ज्यादा कहां हुआ था 2021 का? देखिए मैं आपको वही एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरे पास मैं भी तो वही एक चीज जानना चाह रहा हूँ आदरणीय। आप तो 2021 और 2022 का मुझे बता दीजिए, मुझे नहीं, मतलब हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको आपके सामने डेटा रखना चाहता हूँ। महिला अत्याचार के प्रकरणों में हमारे यहाँ पे जो 435 दिन, उस समय आप पूरा डेटा सुनिएगा, 435 दिन जो अनुसंधान का समय होता है 24 दिन है। जो सजा बलात्कार के मामलों में राजस्थान में जो सजा की दर है वो 45.4% है, जबकि राष्ट्रीय औसत है 39%। महिला अत्याचारों में राजस्थान में जो सजा की दर है वो 48% है, जबकि राष्ट्रीय औसत है 29%। पॉस्को के जो मामले में वहां पे हमारे यहाँ 35 मामलों में आजीवन कारावास और 510 में अन्य सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि पूर्ववर्ती भाजपा के शासन में 2018 में 10 से अधिक दुष्कर्म के मामले होते थे और 30 मामले में। किस साल का आंकड़ा आप बिल्कुल पेश कर रहे हैं? 21-22 का देख रहा हूं। अपहरण की बरामदी में, अपहरण की बरामदी में मैं आपको ये आंकड़े एनसीआरबी दिखा सकता हूँ। हो सकता है भाजपा हमेशा हंसती आई है, जब जनता के लिए काम किया है तो ये हमेशा हंसे हैं। मैं उसी के लिए बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश जहां अपहरण की बरामदी 50% है, राजस्थान में 82% है। महिलाओं के अत्याचार में राजस्थान में 2021 में 40,000 है, जहां उत्तर प्रदेश में 56,000 से भी ऊपर है। एसिड अटैक में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिला अपहरण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसके अलावा आईसीसी क्राइम में टॉप 3 में भी नहीं है। हम लोग राजस्थान की बड़ी बहस कर रहे हैं, इसलिए मेरा भी दायित्व है कि मैं राजस्थान के ही मसले आपसे पूछूं। और कहीं ना कहीं 2023 दिसंबर में कोटा, जयपुर, जोधपुर और तमाम जिलों में राजस्थान के लोगों से ही वोट मांगा जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें असम और उत्तर प्रदेश और लखनऊ और इम्फाल और मणिपुर के आंकड़े दिखाकर सेटिस्फाई किया जा सकेगा। कहीं ना कहीं जो प्रासंगिक लगे हम लोग लगभग कोशिश वही करें। अगर राखी जी ने भी अन्य राज्यों की बात की होती है, अपराधियों एक चीज और अपना कहना चाहता हूँ, एक चीज और रखना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। अपराधियों के विरुद्ध जो अपराधियों के विरुद्ध जो संघर्ष शुरू किया है, जिस तरीके से आज 15,971 व्यक्तियों की, जो आर्म्स एक्ट में हो, चाहे विस्फोटक एक्ट में हो, चाहे जुआ में हो, चाहे किसी भी तरीके में हो, 15,971 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत 4 महीने में 35,000 से अधिक बदमाशों को जो वांछित थे या किसी भी तरीके से पकड़ा गया है। आपराधिक मामलों में इस समय हत्या के मामलों में 4% की कमी दर्ज की है, डकैती के मामले में 25.86% कमी दर्ज की है, दुष्कर्म के मामलों में 5.70, जो नगद जो लूट लेते थे उसमें 8% की कमी आई है। तो मैं आपको ये सब आंकड़े बता रहा हूँ, ये ऑथेंटिक आंकड़े मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन एक अभी डेल्टा प्रकरण की इन्होंने बात करी, बिल्कुल खाजू वाला, बहुत ही दुखद था, लेकिन दोनों में अंतर है। डेल्टा प्रकरण में, जहाँ डेल्टा प्रकरण में उनके परिवार वालों ने 1 साल बाद में भी कहा कि हत्या और गैंग रेप को पुलिस ने आत्महत्या के ऊपर। चलिए आपने तमाम चीजें बता दी। ये उनके पिता, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उसके पिता का बयान है
कि उसको आत्महत्या और गैंगरेप को उन्होंने आत्महत्या के रूप में दिखाया पुलिस ने 1 साल बाद में। और जब हम सरकार में आए, पहले वो अपराधी छूट गए थे, हम सरकार में आए तब उनको जमानत मिली। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? बोलिए क्या चलिए बात ठीक कर रहे है, हैं? जब ठीक जमीन है, का नहीं ठीक पता है। होगा तो आपने यही पता आपने होगा। मैं आपको वही न्यूज़ डिफेंड दिखा किया दूं। है। मैं ठीक है। राखी जी, जी अब सीधी सी बात है, चाहे आप लोगों जी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, देखिए अपराध की कोई कसौटी नहीं होती है। अपराध बिल्कुल सिर्फ अपराध के तौर पर ही लिया जाता है, किसी झंडे के नीचे उसको दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सही बात का। अ, सीधा मेरा ये सवाल है कि चलिए ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है साहब, पर आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अगर मान लीजिए जनता आपको मौका देती है, यानी आप लोगों की पार्टी को देती है, तो आप लोगों की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, प्राथमिकता निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसे ठीक करने की रहेगी। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश रहा जो कि एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान पूरे विश्व में रखता है। यहाँ पर देश में आने वाले 3 टूरिस्ट में से 1 टूरिस्ट राजस्थान के अंदर आता है। अगर आप सोचिए कि इस तरह की स्थिति, इस तरह की अगर हम लोग एक इमेज पेश करेंगे राजस्थान की, तो क्यों आएगा कोई टूरिस्ट राजस्थान में? और निश्चित तौर पे जो लोग जिनका पूरी जीवन यापन टूरिज्म डिपार्टमेंट पे, टूरिज्म फील्ड के साथ में जुड़ी हुई है, उनके साथ नुकसान होगा ही होगा। अब मैं नितिन जी की, देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट जब ये बोलते हैं तो मुझे लगता है गणित कहीं ना कहीं, और मैं हंस इस बात पे रही थी नितिन जी, बता दूं आपको कि गणित में कमजोरी लगती है, इसीलिए जनता की जब तकलीफ होती है तब नहीं, लेकिन आपकी जो ये जो आप जो स्टेटमेंट देते हैं ना, उस पर हंसी आती है कि कैसे आप लोगों को चाहते हैं कि आपकी बात मान लें। देखिए, ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट वुमेन में इन्होंने आंकड़ा दिया अभी कि यूपी के अंदर 56,000 केसेस हुए हैं और राजस्थान में 41,000 केसेस हुए हैं। एक छोटी सी गणित समझा देती हूँ। यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है और राजस्थान की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ है, 3 गुना ज्यादा है। अगर मैं जनसंख्या वाइज देखूं तो यूपी में 56,000 और राजस्थान में अगर 41,000 है, तो 41 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 1,20,000 के ऊपर केसेस आए। इससे राजस्थान तो टॉप कर ही रहा है सर। इसमें जब बात करते हैं आप नंबर ऑफ केसेस की, तो जनसंख्या को भी तो देखिए। आज सबसे अनसेफ सिटी की अगर बात करते हैं तो दिल्ली सबसे नंबर ऊपर, दूसरा सिटी आता है जयपुर। दिल्ली में 1226 केस दर्ज हुए और जयपुर में 502। फिर जनसंख्या को देखिए, जयपुर में 50 लाख है, दिल्ली में 2 करोड़ है। इसका मतलब जयपुर वाले को 4 गुना करना चाहिए। अगर आपको रिलेटिव फिगर चाहिए, 4 गुना करेंगे 2000 के आसपास फिगर आएगा। यानी देखिए, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कहीं ना कहीं कमी है, तब तक इन चीजों को आप कितने भी आंकड़े दे दीजिए, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है ये देखने की विषय है। यहाँ पर मुख्य प्रॉब्लम ये है कि देखिए, इनके मंत्री के बेटे के खिलाफ जब किसी महिला को एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है, तो वो जाकर के कहाँ दर्ज होती है? 0 एफआईआर दिल्ली में जाके दर्ज करानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर रसूखदार है, इसलिए उनके खिलाफ। इनके विधायक जौहरी लाल जी के बेटे के ऊपर रेप के केसेस जैसे इल्जाम लगे। मैं कहना चाहती हूँ कि जब सरकार के लोग इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो कैसे उम्मीद करते हैं कि कहाँ जनता को फायदा मिलेगा। ऐसी बेरोजगारों के लिए जब पेपर लीक का मामला है, उसमें बहुत सारे लोग, शिक्षा संकुल में जब स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर गायब होता है, तो निश्चित तौर पे डीपी जरूरी जी का स्टेटमेंट याद आता है कि बिना हाँ, राजनीतिक संरक्षण के ये संभव नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है बाकी स्टेट? जब यूपी की बात करते हैं तो यूपी में तो दोबारा हम लोग आए ही लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पर है। जिस तरह का प्रदेश यूपी में मिला था, उसको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, लेकिन जिस तरह का प्रदेश राजस्थान मिला था, उसे बिगाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और यहाँ के लोग क्योंकि इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई राजनेता, कोई अधिकारी जो है पेपर लीक में इन्वॉल्व नहीं है। अब क्यों हुआ है ऐसा कि बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी मेंबर था, वो तो आप पेपर लोगों को लीक के अंदर लगता है शामिल हुआ? कानून तो हर तरह व्यवस्था के पर बहुत सारे मुद्दे हैं। आप मुझे राजस्थान तो की जो बताइए। जनता है वो आप लोगों का साथ देगी? निश्चित तौर पे देगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, गवर्नेंस ठीक नहीं है, इंप्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे। अब देखिए किस तरह के इन्होंने एक फिगर प्रोजेक्ट करने की हम्म। कोशिश की। एनसीआरबी की रिपोर्ट साफ साफ चिल्ला के कह रही है, ग्राउंड लेवल पे देखते हैं आए दिन गोलीबारी होना, आए दिन बच्चियों को छेड़ना, चेन स्नैचिंग, इस तरह की घटनाएं। आप बताइए पहले राजस्थान में कहां हुआ करती थी? लेकिन अब लगातार जिस तरह से पुलिस का एक भय वाक्य हुआ करता था कि अपराधियों में भय और जनता में विश्वास, वो उलट हो चुका है। अब हम्म। अपराधियों में विश्वास है और जनता में भय है कि होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि पुलिस जो है वो कोई एक्शन ले नहीं पाएगी। पुलिस को हम्म। तो बाकी एमएलए की खुफिया जानकारी निकालने के लिए लगा रखा है ना, कैसे कौन सा एमएलए किससे मिल रहा है, किससे गठजोड़ हो रहा है। एक जो स्टेट स्पेशल विंग की जो खुफिया तंत्र है, उसके
60% पुलिस वालों को लगा रखा है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुफिया जानकारी के लिए। आप बताइए, तंत्र तो वही है, उसी तंत्र के साथ काम कर रहे हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप कितने भी आंकड़े देखिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब तक इसका सुधार नहीं होगा तब तक होगा नहीं कुछ भी। किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे सांसद महोदय जाते हैं, वो कहते हैं कि जल जीवन मिशन के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, एफआईआर दर्ज कीजिए। एफआईआर दर्ज नहीं होती अशोकनगर थाने के अंदर, उनको जबरदस्ती वहां से उठा करके चाकसू थाने में जाकर गिरफ्तार किया जाता है। ये क्यों हुआ? आप तो कहते हैं एफआईआर, मैं पूछती हूँ अगर प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन भी तो आपकी एजेंसी ही करेंगी। अगर कुछ नहीं निकल के आता है, अच्छी बात है नहीं निकल के आए, तो डर किस बात का है? जब जांच के लिए भी हम तैयार नहीं है, हम कहते हैं एफआईआर दर्ज करेंगे लेकिन एफआईआर दर्ज कर नहीं रहे। तो इस तरह के देखिए बातें जो खोखली बातें हैं, उनका दम निकलेगा ही निकलेगा। इस तरह से करने से कुछ नहीं होगा। आपसी खींचतान के साथ जो पार्टी यहाँ पर टिकी हुई है, ये मालूम नहीं होता था कि 2 महीने। मैं आपकी बात पर जवाब ले लेता हूँ। नितिन जी मालूम नहीं है कि क्रमशः जवाब दीजिए। कौन मुख्यमंत्री रहेगा यहाँ? देखिए आज हमारी भाजपा के प्रवक्ता की हताशा कितनी दिखाई दे रही है। मैंने उनसे 3 बार पूछा कि 46,000 करोड़ रुपए आपके मंत्री ने कबूल किया। अब पहले मुझे पूरा बोलने दीजिए। 46,000 करोड़ रुपए के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, उस पर वादा खिलाफी पहले उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने बोला नहीं है, मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। फिर हमने बताया तो राजनीति संन्यास भी नहीं लिए। संजीवनी घोटाला बार बार इसलिए रिपीट क्योंकि एक बार भी आपने उसका जवाब नहीं दिया है, इसलिए मैं बार बार। सीएम फेस कौन होगा? बहुत उम्मीदवार आपके पास है लेकिन एक मंच पे खड़े नहीं हो पाते हैं। वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है और उसके प्रोग्राम को कौन कोऑर्डिनेट करता है? जो निकाले हुए होते हैं, निष्कासित होते हैं भाजपा से, और यहाँ पे वो आते नहीं है। वहां पे ढोक देने के लिए ज्यादा नेता वहां पहुंचते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री के ढोक लगा देंगे। आज हर लोग ये कह रहा है कि यार हम करें क्या, किसके यहाँ ढोक लगाए, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। 12 मुख्यमंत्री है। ठीक है, अब मैं एक एक करके जवाब देना था। महिलाओं को कह रहे हैं, पहले महिलाओं का ये हाल था, आपने देखा था कि महिलाओं के एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। ये बात कर रही है आज देश का जो मान सम्मान, तिरंगे के जो शान बढ़ाने वाली महिलाएं हैं, वो आज वहां पे कहती है कि एफआईआर दर्ज कर लो पॉक्सो और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में, लेकिन कोर्ट में जाना चाहता है। क्यों कोर्ट में जाना पड़ता है? मैडम आपको पता नहीं है, कोर्ट में गई है, चार्जशीट दाखिल हो गई है, एफआईआर की चार्जशीट दाखिल हो गई है। अरे जानकारी पूरी लेके आई है। अब मेरे पूरी हाँ बिल्कुल मेरे को पूरी जानकारी है। सुनिए तो सही, आप धैर्य हो तो सुनिए तो सही, आप धैर्य तो सुनिए तो सही। पॉक्सो के कोर्ट के अंदर अगर कोई गिरफ्तार होता है, पॉक्सो के कोर्ट के अंदर अगर आपके ऊपर वो कंप्लेंट हो जाए ना, आप तुरंत गिरफ्तार होगी। वहां पे जांच होने से पहले एक नेता, भाजपा के केंद्रीय नेता आके बता देते हैं कि इस जांच में क्या होने वाला है और जांच में क्या परिणाम आने वाला है। अब चाहे आप उन्नाव में देख लीजिए, केस दर्ज नहीं होता, हाथरस में तो संस्कार का भी हक भी नहीं दिया जाता है। मैं महिला नहीं बेटी, देश की बेटी कुछ नहीं है, देश की बेटी आपके लिए कुछ नहीं है। अरे देश की बेटी आपके लिए कुछ नहीं है। फिर मैंने देश की बेटी आपके लिए कुछ नहीं है। मेरे को जवाब देने दीजिए। ये आपकी हताशा बता रही है, ये आपकी हताशा बता रही है कि आप बीच में बोल रही है, ये आपकी हताशा बता रही है। फिर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने कई बार इनसे पहले भी पूछ चुका हूँ कि पेपर लीक प्रकरण में हमने क्या किया, कौन गिरफ्तार हुआ, आरपीएससी का मेंबर तक चला गया, किसी के ऊपर बुलडोजर भी चला, कठोर कानून आया। इनके टाइम में जो पेपर लीक हुए थे, आरएएस तक का पेपर लीक हुआ था। आज एक भी आदमी का ये मुझे नाम बता दे कि वो आज अगर सलाखों के पीछे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ ये डिबेट खत्म होने तक बता देगी किसके पीछे किसका नाम है। रुक जाइए और आगे। उसके अलावा ये बोल रहे थे कि आज मैं ये बार बार पूछा, आपने बोला कि उनका जो सीपी जोशी जी बड़े नेता है, मैंने पूछा कि 25 सांसदों ने राजस्थान के लिए क्या किया है, आप मुझे एक बार बता दीजिए। इनके पास उसका कोई जवाब नहीं। विपक्ष ने कौन सा ऐसा मूवमेंट खड़ा किया? जन आक्रोश रैली के पहिए इसलिए निकल गए ना, आज कोई जनता पूछने वाली नहीं है इनको क्यों क्या मूवमेंट खड़ा किया, इनको पता नहीं है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि उनको राष्ट्रपति बनाया। अरे उनको राष्ट्रपति तो बनाया, लेकिन जब संसद का उद्घाटन हुआ, जो आर्टिकल 79 में वो खुद उस संसद का अंग है, उनको इतना अपमानित किया गया, उनको बुलावा तक नहीं दिया गया। जब विपक्ष की सारी पार्टियों ने अनुरोध तक कर लिया कि अरे आप ही उद्घाटन कर लेना, उनको बुला तो लो, उनको बुलाना तक मुनासिब नहीं समझा। 46,000 करोड़ रुपए के बात पे ये बात नहीं करती हैं। ये संजीवनी घोटाले के ऊपर एक सवाल बोलने वाली नहीं है। अरे भ्रष्टाचार है तो ईडी सीबीआई आपने पहले ही लगा रखी है। किरोड़ी लाल जी चाहे ईडी और सीबीआई पे केस दर्ज कराए और सब खुले में आप जांच कर लीजिए, लेकिन आपको ड्रामा करना है। आपको सब पता है कि इसमें कुछ है नहीं, इसलिए आपको थाने के सामने बैठ के, कभी उसके सामने बैठ के केवल ड्रामे करने हैं। आज किसानों की बात करते हैं। हमने कितनी बार यहाँ पे 25 सांसदों से कहा कि आप किसानों के मुद्दे पे बोलो, आप महिलाओं के मुद्दे पे बोलो कि इस तरीके की चीजें हो रही है, आप नहीं बोले। हमने ईआरसीपी, जो पानी कितना महत्वपूर्ण मुद्दा था, पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, लेकिन पानी के मुद्दे पे आप देखिए आज उन्होंने खुद ही अपना चाल चरित्र चेहरे का
खुलासा कर दिया कि 46,000 करोड़ रुपए मैं देने के लिए तैयार हूं, आप राहत तो लाइए। तो एक बात समझ लीजिए, राजस्थान की 8 करोड़ जनता है, ये जानती है कैसे पहले जो सत्ता में, जो आपने जिस प्रकार सत्ता को हथियाने की कोशिश पहले भी की है, ये अब आपके कब्जे में आने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता ठीक। समझती है कि कौन काम कर रहा है और कौन दिखावा कर रहा है। और ये सिलेंडर वाली बात है, चाहे आज हमारी 10 योजनाएं, आज 1,000 रुपए पेंशन हो, चाहे 100 यूनिट बिजली हो, चाहे ओपीएस हो, ये तो इन सब योजनाओं के लिए मना करते हैं, चाहे 25 लाख का बीमा हो। ये तो राजस्थान की जनता खुद ही जान रही है कि अगर ये सरकार आ गई, कैसे भी अगर इन्होंने इस सत्ता का, अगर जो जनादेश है उसका अपहरण करने में ये माहिर है, चाहे इनके 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 विधायक आए या ना आए, जनादेश का इन्होंने कई कई राज्यों में अपहरण किया है। तो जनता जान रही है कि ये पहले से ही इन सबके खिलाफ है, राहत के खिलाफ है। तो ये आके क्या बंटाधार करेंगे, इसलिए जनता ने पहले ही तय कर लिया है कि इस बार दोबारा से 2023 में राजस्थान में रिवाज बदलेंगे और 2024 में देश का राज बदलेंगे। जी चलिए, मेरे पास अब समय भी खत्म हो चुका है। राखी जी, नितिन जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। तो पक्ष विपक्ष के बीच में जब अक्सर बहस होती है ना, तो इसी तरह की बात होती है जिसमें पक्ष अपनी बातें इतनी मजबूती से रखते हैं और ये बताते हैं कि देखिए हमारी तमाम योजनाओं के जरिए जनता को क्या मिल रहा है, और विपक्ष ये बताता है कि जनता को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन जनता भी इन चीज़ों को समझती है, और अगर उसे बदले में कुछ मिलता है योजनाओं के जरिए से, तो वो उसके लिए मुहर लगाती है, और अगर नहीं मिलता है तो वहां पर भी जनता की ही मुहर लगती है। और अंत इसी बात पर होता है कि जनता अपने मन की कई बार कर पाती है। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।